एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपको स्वागत करता हूं मेरे विमास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। हमारे एयरफोर्स चीफ के द्वारा एक इवेंट में एक भाषण दिया गया जिसमें कि कुछ डिटेल्स बताई गई कि आगे क्या प्रोक्योरमेंट होने वाली है। इसमें उन्होंने बताया कि 6 टैंकर एयरक्राफ्ट हम खरीदने जा रहे हैं और एक लीज पर लेने जा रहे हैं। टैंकर एयरक्राफ्ट खरीदने का मामला तो पहले से ही था, पर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था कि एयरफोर्स इसके लिए क्या कर रही है। कभी ये खबर आ रही थी कि एचएएल के साथ इजराइल का सहयोग हुआ है, कोऑपरेशन हुआ है और उसमें बोइंग के 767 को एक मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्टर बनाना है और जो बोइंग का ये एयरक्राफ्ट है ये सेकेंड हैंड प्राप्त होगा एचएएल को और एचएएल के द्वारा इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा और तब इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसको लिया जाएगा। और कभी कहा जा रहा था कि एयरबस का 330 एयरक्राफ्ट खरीदा जा सकता है। अब ये क्लियर हो गया है कि 6 जो 767 पर बेस्ड जो टैंकर एयरक्राफ्ट बनेगा या टैंकर या ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट बनेगा उसको 6 की संख्या में लिया जाएगा और एक लीज पर लिया जाएगा फ्रांस की एयरफोर्स से A330 लीज पर लिया जाएगा और ये देखा जाएगा कि ये एयरक्राफ्ट किस प्रकार का है, हमारे उपयोगी है या नहीं है। अभी तक हम लोग IL-78M मिड एयर रिफ्यूलर का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमने रशिया से लिया था, 2003 में लिया था। 6 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट हम इस्तेमाल करते हैं, पर इससे हमें निजात पानी है और नए एयरक्राफ्ट इंडक्ट करने हैं। साथ ही साथ इन इंडक्ट किए हुए रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों की संख्या भी बढ़ानी है, क्योंकि भारत के पास अगर पुराने एयरक्राफ्ट हटा दिए जाए नए आएंगे तो 7 ही होंगे, जबकि 12 से 13 की आवश्यकता भारत के सिनेरियो को देखकर है। अब बात कर लेते हैं उत्तम एसा रडार की। 26 अगस्त 2022 को इसकी टेक्नोलॉजी डीआरडीओ के द्वारा एचएएल को ट्रांसफर कर दी गई और अब ये तेजस MQ-1A में लगने को बिल्कुल तैयार हो चुका है, जो कि 2024 से उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा। यहां पर ये क्लियर नहीं है कि कितने उत्तम रेडार का ऑर्डर दिया जाएगा। पहले यह माना जा रहा था कि 21वां एयरक्राफ्ट, नए ऑर्डर का 21वां एयरक्राफ्ट, तेजस MQ-1A का 21वां एयरक्राफ्ट, यानी कि 83 एयरक्राफ्टों की जो ऑर्डर दिया गया है उसमें 10 एयरक्राफ्ट ट्रेनर वाले होंगे, 73 एयरक्राफ्ट खरीदने हैं, तो 21वां एयरक्राफ्ट उत्तम एसा रडार से लैस होकर आएगा, यानी कि 53 की संख्या में हम खरीदेंगे उत्तम एसा रडार। पर अब ये लग रहा है और ये माना जा रहा है कि 41वां एयरक्राफ्ट होगा जिसमें उत्तम एसा रडार लगकर आएगा, यानी कि अब घटकर ये संख्या 33 की ही हो गई है। इसके अलावा उत्तम एसा रडार को Su-30 MKI में भी लगाने का ट्राई किया जा रहा है। इसके स्केल अप डेरिवेटिव को बनाने का जो कवायद है वो स्टार्ट कर दी गई है और एयरफोर्स चाहती है कि Su-30 MKI में ये भी इंडिजिनस तौर पे ही लगाया जाए। कहा जा रहा है कि इसमें 36 से 48 महीनों का समय लगेगा, यानी कि 3 साल से लेकर 4 साल का समय लगेगा Su-30 MKI के लिए इसको डेवलप करने में। इसमें 24 महीने तो यानी कि 2 साल का समय तो इसको बनाने में लग जाएगा, डेवलप करने में लग जाएगा और 2 साल का समय, 1.5 साल का समय इसके ट्रायल में लग जाएगा और तब जाके Su-30 में इसको लगाया जा सकेगा। यानी कि उत्तम एसा रडार पर कॉन्फिडेंस इंडियन एयरफोर्स को हो चुका है। इस प्रकार के रडार भले ही हम तैयार कर चुके हैं, पर एक ही तरह के रडार को कई अलग अलग एयरक्राफ्टों में लगाने के बावजूद भी उनका काफी रिगरस ट्रायल करना पड़ता है, ताकि ये उस एयरक्राफ्ट के साथ किस प्रकार का बिहेव कर रहा है, उसके एरोडायनामिक्स के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, साथ ही साथ उसके एवियोनिक्स के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, हथियारों के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, ये देखने में समय लगता है। इसलिए भले ही उत्तम एसा रडार का ही डेरिवेटिव Su-30 MKI के लिए बनाया जा रहा है, पर उसमें समय लग जाएगा। बात कर लेते हैं अपने नए नवेले एयरक्राफ्ट कैरियर की, INS विक्रांत की, जिसको कि 2 सितंबर 2022 को इंडक्ट कर लिया गया। हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट था। इसके इंडक्शन से भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर तो मिला, पर इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर उड़ाने को एयरक्राफ्ट भारत के पास नहीं है। अभी फिलहाल में यहाँ पर ब्लैक पैंथर को लगाया जा रहा है, यानी कि भारतीय नेवी में जो इस्तेमाल किए जाने वाला MiG-29 है उसको लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि INS हंसा में एक स्क्वाड्रन जो रखा गया था उसको अब इस एयरक्राफ्ट पे शिफ्ट किया जा रहा है। भारत के पास 45 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट हैं, जिनको कि 2 खेप में खरीदा गया था, 2011 में और 2016 में। आप जानते हैं कि INS हंसा नेवी का एक शोर बेस फैसिलिटी है जहां पर एयरक्राफ्ट तैनात रहते हैं, बेस है इंडियन नेवी का। तो इस बेस से एयरक्राफ्ट को कम करना एक बहुत बड़ा निर्णय आप मान सकते हैं। हम 27 एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहे हैं, जिसमें से राफेल M में से या बोइंग के FA-18 में से हमें एक चुनाव करना है और तब जाके जो INS विक्रांत की भूख है वो मिटेगी। जो मेनली एयरक्राफ्ट उस पर तैनात करने हैं तब आएंगे।
अभी तो केवल काम चलाऊ एयरक्राफ्ट ही उस पर तैनात किए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं भारतीय फर्म की जो कि इंडियन रेलवे के लिए काम कर रही थी। उसने 443 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मांगा है भारत सरकार से या DFCCIL से, जो भारतीय रेलवे की एक PSU है, जिसने कि सिग्नलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एक चाइनीज कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था। कुछ 4-5 सालों का समय हो गया है और 2 साल से तो इनका कॉन्ट्रैक्ट निरस्त ही कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये चाइनीज कंपनी भारतीय कंपनी के या भारत के हिसाब से काम नहीं कर रही थी, उनको कोई भी डिजाइन का डॉक्यूमेंट नहीं दे रही थी, अपने इंजीनियर्स को डिप्लॉय करने में देरी कर रही थी, प्रोक्योरमेंट में तक देरी कर रही थी, इसलिए DFCCIL ने इसके कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त कर दिया। अब इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में ये चाइनीज कंपनी चली गई है, 443 करोड़ रुपए मांग रही है भारत से। भारत ने इसके एवज में फिर से एक ऐसी कंपनी पर केस कर दिया है और 240 करोड़ रुपए हमने उनसे डिमांड करी हुई है, भारत ने इस कंपनी से डिमांड करी हुई है और बताया है कि इन कारणों की वजह से इनका कॉन्ट्रैक्ट निरस्त किया गया है। चीनी कंपनी दोषी होगी तो रुपए हमें मिलेंगे, हम दोषी होंगे तो चीनी कंपनी को रुपए दिए जाएंगे, और जहां तक मुझे लगता है चीनी कंपनी ही दोषी होगी, क्योंकि इनकी जो ये स्थिति है ये हर जगह यही करते हैं, पर भारत में इस प्रकार की चीजें नहीं चलती हैं। बात कर लेते हैं रशिया और ईरान के रिश्तों की। आपको पता है कि कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि ईरान के द्वारा सैकड़ों ड्रोन रशिया को बेचे जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं। इसके एवज में ईरान को क्या मिलने वाला था? काफी लोगों का ये प्रश्न था, कई लोगों के दिमाग में आ रहा था, क्योंकि रुपए ट्रांसफर करना ईरान और रशिया दोनों के लिए ही थोड़ा इम्पॉसिबल सा काम हो गया है। तो यहाँ पर उस समय ये कहा जा रहा था कि ईरान के द्वारा रशिया में कुछ जमीन देखी गई है जिसमें कि कृषि का कार्य किया जाएगा ईरान के द्वारा। अभी एक और खबर आ रही है कि ईरान के द्वारा MiG-35 रशिया से खरीदे जाएंगे और ये उसी के एवज में मिलेगा जो ईरान के द्वारा उनको ड्रोन बेचे गए हैं, भेजे गए हैं, उसी के एवज में MiG-35 अब ईरान को रशिया के द्वारा दिए जाएंगे। बात कर लेते हैं IMF और पाकिस्तान की। आपको पता है कि पाकिस्तान द्वारा IMF से काफी संख्या में लोन लिया जाता है और रेगुलर वो लोन लेते ही रहते हैं। IMF भी पाकिस्तान को प्रेस करता रहता है और उनके इकोनॉमिक फैसलों में दखलंदाजी करता रहता है, जिससे कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपको पता ही है, हर चीज का दाम वहां पे बढ़ चुका है। वो इसी कारण से कि वर्ल्ड बैंक और IMF से जब लोन लिया जाता है तो वो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन को गवर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं और चीजें महंगी करवा देते हैं। अब उनका ये कहना है कि पाकिस्तान को वो लोन तो दे रहे हैं, पर CPEC के तहत अगर कोई नया लोन उनको मिलता है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, तो ये उनके लोन को इम्बैलेंस कर देगा, जिससे कि आगे जाके पाकिस्तान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। इस तरह से वो पाकिस्तान को सचेत भी कर रहे हैं कि चीन के साथ हाथ मिलाना बंद करो, नहीं तो जो लोन का इम्बैलेंस होगा उसमें आगे चल के वो भी उनकी हेल्प नहीं करने वाले हैं। हालांकि IMF और वर्ल्ड बैंक की दुकान तो इस प्रकार से लोन देकर ही चलती है, पर वो लोन कैसा लोन जो कि डूब जाए, तो यही वो नहीं चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लीजिएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।